नमस्कार। कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके भाग 3 में क्रांतियों का युग 1830 से 1848 के मध्य, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त की। उस राष्ट्रवाद के निर्माण के समय किन किन क्रांतिकारियों ने क्या क्या योगदान दिया, अर्थात उसके युग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 1830 से 1848 के बीच में इन 18 सालों में किस प्रकार से राष्ट्रभाव के लिए क्रांतियाँ हुई, आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। अर्थात जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे, उन सभी लोगों ने एक प्रकार से राष्ट्रवाद की लहर है जो सबके अंदर फैलाने का काम किया। अर्थात इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रवाद के लिए रहा। प्रथम विद्रोह फ्रांस में, हम जैसा हमको पता है कि फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्होंने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया का दौरान सत्ता में बाहर किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उगाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। उदारवादी क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक राजतंत्र, संवैधानिक मतलब कानून बना करके कानून के तहत राजतंत्र को स्थापित करने का काम किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। इस लुई फिलिप को ये काम सौंपा गया। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अर्थात फ्रांस की इतनी ताकत बढ़ गई थी कि यूरोप के अंदर भी लोग उसके नाम से डरते थे। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। ये घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं शताब्दी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। ऐसे रूढ़िवादी जो लोग थे, वो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति एक प्रकार से सिंपैथी रखने का काम करते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय शक्ति का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जन्नत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहाँ 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। यानी 1832 की कुस्तुतुनिया संधि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने के लिए होती है। फिर रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ये रोमानी कल्पना क्या है, राष्ट्रीय भावना क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। अर्थात किसी भी देश के अंदर राष्ट्रवादी भावना को यदि उत्पन्न करना, उसके लिए कला, आर्ट काम आती है, कविताएं काम आती है, किस्से और कहानियों के माध्यम से ऐसे अनेक प्रकार के महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर के और संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने का काम किया जाता है, और यही काम उस समय भी हुआ। आइए हम रोमानीवाद को देखते हैं, जो एक ऐसे सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमा मंडन की आलोचना की, और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर उन्होंने जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत ही अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। यानी जितनी प्रकार की वैज्ञानिक जो चीज़ सोचती है, उसको एक प्रकार से उन्होंने नकार दिया। उसका महिमा मंडन कवियों के द्वारा जितने प्रकार के तर्क थे, वितर्क थे, उन सब की उन्होंने आलोचना की, और भावनाओं और रहस्यवादी भावनाओं और अंतर्दृष्टि को एक प्रकार से उन्होंने अपना ढाल बनाया और एक सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार माना जाए, ऐसा उन्होंने कहा। जर्मन दार्शनिक
योहान गाडफील्ड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में निहित है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वहाँ की संस्कृति वहीं पर निहित है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिसमें से अधिकांश निरक्षर थे। ये खासतौर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुरपिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलिनेस और माजुरगा जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। अर्थात किसी भी देश की संस्कृति है उसके आम लोगों के अंदर ही निहित होती है। अर्थात राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा होती है वहाँ के लोकगीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, जन काव्य होते हैं। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाए रखना ही एक प्रकार से अपनी संस्कृति की पहचान होता है। यह ऐसा एक जर्मन दार्शनिक था योहान गाडफील्ड, उसने ऐसा कहा। वो एक रोमानी चिंतक था। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोधियों के लिए भाषा को एक अधिकार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, जहाँ काले पानी की सज़ा होती है, ऐसे वहाँ साइबेरिया जेल भेज दिया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रूसी भाषा का प्रचार करने से मना कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में दिखाई जाने लगी। भूख हत्याएं और जन विद्रोह, ऐसा एक काल भी आया 1830 का काल, जिसके अंदर भूख हुई, भूख से अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा हुई और लोगों का विद्रोह भी भड़क उठा। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्य घरों और छोटे कारखानों में होता था, केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के से शहर और गांव के में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। अर्थात कि उनको भी अनेक प्रकार से भूख और कठिनाई का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ा। इसका मुख्य कारण था इंग्लैंड का औद्योगिकरण का स्तर ऊंचा होना। वहाँ से जितने प्रकार का कपड़ा आता था वो मशीनीकृत होता था, सस्ते दाम बिकता था। वहाँ यहाँ के लोगों को एक प्रकार से समस्या का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ के किसानों को सामंती शुल्क और जिम्मेदारियाँ, जो सामंती शुल्क था उसके और जिम्मेदारियों के तले वो लोग सब दबे हुए थे। खाने पीने की चीज़ों का मूल्य बढ़ गया। किसी वर्ष फसल खराब हो गई तो यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाती थी। 1848 ऐसा एक वर्ष था। खाने पीने की कमी हो गई, व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की स्थापना करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया, काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। फिर 1848 में उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय राष्ट्रों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके सामने समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई, यानी जनता का शासन होगा, जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था।
यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों की स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया, यानी कानून बनना चाहिए, इस प्रकार की मांग वहाँ के लोगों ने, स्त्री पुरुषों ने रख दी। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया, एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। ये राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर एक प्रकार से आधारित था। जर्मनी इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। उसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को ये समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता था। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैम्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंदूरा मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैम्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों की प्रभुत्व का रास्ता भी साफ हो गया। इस प्रकार से ये क्रांतियों का जो युग था 1830 से 1848, इसके अंदर विभिन्न प्रकार से लोगों ने अपना अपना प्रयास किया। पुरुषों और महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभा करके और एक क्रांति का एक बहुत बड़ा बिगुल बजाया। इस भाग के अंदर के कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है, ये टिप्पणी किसने की थी? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? उदारवादी राष्ट्रवादियों में कौन कौन से लोग शामिल थे? अंग्रेज़ कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई? फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुई? ये 5 प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका में करने हैं। इस भाग में इतना ही। वंदे मातरम।